अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of chemistry of class 8. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book and chapter number 4, and today our topic is the search for a classification. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So first, these are the contents of our chapter that inshallah we will study. The first main topic, the search for a classification, in which we will discuss and study the concept of classification and some laws and tables of different scientists regarding the periodic table, and also we will study the modern periodic table. After that, our second main topic is some periodic properties of atom regarding the periodic table. So first, what is classification? The arrangement of elements having same properties in the same group and separating them from elements with different properties is called the classification of elements. जब हमारे पास एटम का मुकम्मल स्ट्रक्चर और उसके बारे में हर प्रॉपर्टीज़ हम जान जाते हैं, उसके बाद जो केमिस्ट्री की दुनिया है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि उसमें जैसे जैसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स आना और डिस्क्राइब होना या डिस्कवर होना शुरू होते हैं, तो साइंटिस्ट के लिए उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर स्टडी और करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो वो इस चीज़ पर जाते हैं कि हम इन एलिमेंट्स को जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासिफाई करेंगे, और वो बेसिस क्या आती कि जो सेम एलिमेंट्स या सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा। तो इस बेस की बुनियाद पर जो है क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के लिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एन अटेम्प्ट वाज मेड टू अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे तो उस हिसाब से उनको अरेंज करना उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर वो बहुत ही ज़रूरी था। सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स वाज यूजफुल बिकॉज इट मेड देयर स्टडी ईजी। द सेकंड वन पॉइंट इज इट enabled द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ सच सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़। और इस क्लासिफिकेशन का जो फ़ायदा है वो क्या हुआ कि पहले तो उन एलिमेंट्स की स्टडी नहायत ही आसान नहीं करना, और सेकंड ये कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम थी तो उनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर थी उसका रीज़न जानना हमारे लिए आसान हो गया। तो क्लासिफिकेशन की इस दौर में जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है वो है डॉ ब्राइनर, और ये इनका जो कंप्लीट जो नेम है वो जोहान वुल्फ
गैंग डॉब्राइनर है। तो इन्होंने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर दी। ही ऑब्जर्व that group of three elements which is known as triad could be formed in which all elements shared similar and physical properties। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर हम तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएं जिसको उन्होंने ट्राइएड कहा, तो उसमें जो तीन एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। उस बुनियाद पर उन्होंने ट्राइएड बनाया। द फर्स्ट ऑफ डॉब्राइनस ट्राइएड वाज आइडेंटिफाइड इन द ईयर ऑफ 1817। थ्री मोर ट्राइएड्स वर आइडेंटिफाइड बाय द ईयर ऑफ 1829। दीज ट्राइएड आर टैबलेटेड बिलो। उसके बाद जब 1817 के अंदर उन्होंने अपना पहला ट्राइएड पेश किया, और उसके बाद 1829 तक उनके तीन मजीद ट्राइएड आइडेंटिफाई किए जा चुके थे। उन्होंने अपने इस ट्राइएड के बारे में, अपने इस क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहा था कि सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइएड had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic masses of the two elements। जो ट्राइएड उन्होंने तीन एलिमेंट्स का सेट किया था, उसमें जो सेंट्रल, जो बीच का जो सेंटर एटम होगा उसका एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होगा कि जब हम उसके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिकल मीन अगर निकाल लें, तो जो अर्थमेटिकल मीन आएगा वो सेंटर एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, या वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो ये उनका एक लॉ था, ये उनकी एक थ्योरी थी जो उन्होंने इस क्लासिफिकेशन के अंदर पेश करी। जो उनका एक ट्राइएड, जो उनके तीन ट्राइएड थे वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। कि जो फर्स्ट ट्राइएड था जिसके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल था, तो ये लिथियम का एटॉमिक मास था 7, जबकि पोटेशियम का 39 था। फिर राइट हैंड साइड पे उन्होंने जो सेंट्रल एटम जिसका सोडियम था, उन्होंने उसका एटॉमिक मास कुछ इस तरह फाइंड आउट किया कि उन्होंने फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिकल मीन ले लिया। आप सबको उम्मीद है अर्थमेटिकल मीन फाइंड करना आता होगा कि उन्होंने उन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस किया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया, जो कि यहाँ पे 2 थे, तो उसका आंसर 23 आया। तो वो उसी सोडियम का एटॉमिक मास था। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने 2 और मज़ीद ट्राइएड पेश किए, जिसमें सेकेंड ट्राइएड में उसमें उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया, और उसी तरह उन्होंने फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिकल मीन निकाला। तो सेंटर जो कि ब्रोमीन था, ये जिसको हम ब्रोमाइन कहते हैं, उसका एटॉमिक मास हमारे पास आ गया। सेम एज दैट जब उन्होंने अपना थर्ड ट्राइएड पेश किया, तो उसमें भी उन्होंने कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मासेस का जब अर्थमेटिकल मीन लिया, तो स्ट्रोंटियम का उनके पास एटॉमिक मास ऑलमोस्ट उसी के इक्वल आया। तो ये उन्होंने लॉ पेश किया कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन्होंने अपने ट्राइएड्स को फाइंड आउट किया। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, तो उनके ये ट्राइएड या उनका ये लॉ या उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत साबित होना स्टार्ट हो गया, और उसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए। वो क्या ड्रॉबैक्स थे? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स मेड दिस मॉडल एब्सोल्यूट ही, कि जो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स आते जा रहे थे, तो उन्होंने इस मॉडल को नहायत ही एक तरह समझने बिल्कुल बेकार कर दिया, या ये क्लासिफिकेशन जो है वो उन पर अप्लाई नहीं हो पाई, या ये किसी काम के नहीं रहे। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द ट्राइएड्स। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, वो इनके ट्राइएड्स में फिट या ऐड या नहीं हो सके उनकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली अ टोटल ऑफ 5 डॉब्राइनस ट्राइएड वर आइडेंटिफाइड। उन्होंने कई ट्राइएड्स पेश किए, जिसमें से सिर्फ 5 ट्राइएड को आइडेंटिफाई या सही माना गया। इवन several known elements did not fit into any of the triad। हत्ता के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि किसी भी ट्राइड में फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह जो है वो डॉब्राइनर का लॉ जो है, जिसको हम लॉ ऑफ ट्राइड भी कहते हैं, वो एक टाइम तक पेश होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया कि इस तरह हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उस दौड़ में शामिल हुए जॉन न्यूलैंड। ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे,
और 1864 में जब तक 62 एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने अपना लॉ बड़े ही एक यूनिक और प्रॉपर वे से दिया। वो किस तरह दिया कि ही अरेंज्ड दैम in an ascending order based on their atomic masses and observed that every eighth element had similar properties. On the basis of this observation, Newland's law of octave was formulated. उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को जो है वो असेंडिंग एटॉमिक मासेस यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया, यानी कि जिसका सबसे एटॉमिक मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में रखा। और उन्होंने उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एवरी एट यानी कि 8वें एलिमेंट से मैच करती हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद पर जो है अपना लॉ पेश किया। वो लॉ क्या था? द लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट एवरी एट एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लॉ ये था कि अगर एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हर 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम होंगी। न्यूलैंड कंपेयर्ड द सिमिलैरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक वेयर 8th नोट इज कंपैरेबल टू द फर्स्ट। उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लिया था, ये पियानो एक म्यूजिक से लिया था, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक कहलाता है, जिसके अंदर फर्स्ट नोट जो होती है वो एवरी 8 नोट की बिल्कुल सेम ही होती है। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को पेश किया था। ये उनका एक ऑक्टेव है जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया। और जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि एवरी 8 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के सेकंड मतलब 9 के और इस तरह करते हुए जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिथियम की एग्जाम्पल, तो लिथियम की और सोडियम दोनों मेटल्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। ब्रिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से, बोरॉन की जो है वो एल्युमिनियम से। तो इस तरह करते हुए उन्होंने अपने इस ऑक्टेव को पेश किया। जैसे जैसे ये ऑक्टेव बनता चला गया तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और उस क्लासिफिकेशन या उस लॉ को भी बाद में कुछ बेसिस की बिना पर रिजेक्ट कर दिया गया था। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? द एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट फिट इनटू द ऑक्टेव पैटर्न, के जो एलिमेंट्स बाद में उनके टाइम पे डिस्कवर हुए वो इस क्लासिफिकेशन, इस लॉ या इस पैटर्न में नहीं फिट हो पा रहे थे। एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल द हैलोजेंस वर ग्रुप with some metals such as cobalt, nickel and platinum। और इस लॉ का सबसे बड़ा एक जो ब्लंडर था वो ये था कि कई ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच नहीं करती उनको भी सेम ग्रुप में ऐड कर दिया गया था। जैसे कि हैलोजन जो कि एक नॉन मेटल गैसेज हैं, उनको जो है प्योरली मेटल के साथ ग्रुप आउट कर दिया गया था। उसके बाद मेंडलीव जैसे साइंटिस्ट मैदान में आते हैं और मेंडलीव के बारे में आज भी साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर मेंडलीव अपनी क्लासिफिकेशन पेश नहीं करते तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मज़ीद बनने में 10 से 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा का वक्त लग जाता। तो आइए हम इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं जिनका नाम डिमिट्री इवानिच मेंडलीव है। एक रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम कंट्रीब्यूशन दी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैनी पीरियोडिक टेबल्स वर मेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी कि बहुत सारे इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन और लॉस को पेश किया गया, लेकिन जैसे कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इन 1869 आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल केम इनटू द पिक्चर। जैसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो है वो उसको जैसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद फ़ौरन ही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमें दिखने को मिला।
और इन मेंडलीव periodic table elements were arranged on the basis of fundamental properties of atomic masses and chemical properties. इसमें भी एलिमेंट की जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे उसके बेसिस भी उसने एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर ही रखे। यहाँ मैं आपको रोक के थोड़ा सा एक पॉइंट कॉमन यहाँ पे पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट ने अपनी क्लासिफिकेशन को पेश किया है उन्होंने अपने इन सब लॉज को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मास की बुनियाद या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर ही किया है। ड्यूरिंग मेंडलीव्स वर्क ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। जब ये मेंडलीव ने काम उसने अपने स्टार्ट किया इस काम के दौरान सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट मेंडलीव फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर रिलेटेड टू एटॉमिक मास इन अ पीरियोडिक वे। जब उसने हर एक एलिमेंट को स्टडी किया तो उसने ये चीज़ फाउंड करी है, उसको ये चीज़ कॉमन उनमें मिली कि हर एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ख़ास पीरियोडिक यानी कि एक ख़ास फासले या एक ख़ास टाइम के बाद जो है आपस में रिलेट करती हैं या मैच करती हैं। ही अरेंज द एलिमेंट सच दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इनटू द सेम वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर अरेंज किया। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ट्रीटेड फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड एज वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ कैटेगराइजेशन। इसके अलावा उसने कई इस तरह के बेसिक फार्मूले भी दिए जिसमें उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जैसे कंपाउंड्स की कैटेगराइजेशन भी करी। He took 63 cards and on each card he wrote the properties of one element. He grouped the elements with similar properties and pinned it into the wall. उसने 63 डिफरेंट कार्ड्स लिए, उसमें हर एक कार्ड पे हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी और उन सब 63 कार्ड्स को जो है वो अपनी एक वॉल के ऊपर पिन आउट कर दिया। He observed that elements were arranged in the increasing order of atomic mass. There was a periodic occurrence of element with similar properties. उसने जब इन सबको एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज किया तो उसने ये चीज़ गौर करी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है एलिमेंट का तो इसके अंदर एक तरह की पीरियोडिक अकेरेंस है, एक तरह का गैप है, एक तरह का पीरियड है और जिनमें प्रॉपर्टीज सेम हैं। उसके बाद उन्होंने अपना एक लॉ पेश किया, अपना एक लॉ फॉर्मुलेट करके जो पेश किया वो क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन की बुनियाद पर हैं। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज किया जा रहा है तो उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बीच में एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक गैप है, एक पीरियड है, उसके बाद ही जो है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच आउट कर रही हैं। उसके बाद उसने अपने टेबल के अंदर कुछ जो उसने टेबल क्रिएट आउट किया उसने उस पर कुछ साइलेंट फीचर्स दिए हमें। वो साइलेंट फीचर्स क्या थे कि उसने ही मेड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज कॉल्ड पीरियड्स। उसने 12 रॉस बनाई लेफ्ट से लेकर राइट तक जिसको उसने पीरियड्स का नाम दिया। 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, 8 कॉलम बनाया उसके अंदर जिसमें उसने उसको ग्रुप का नाम दिया। एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम थी उनको वर्टिकल कॉलम में रखा गया। Mendeleev left vacant spaces in his table to place the similar undiscovered element in the same group. ये उसकी एक वो सबसे अहम एक तरह की उसकी प्रिडिक्शन थी कि जिसकी वजह से मेंडलीव को आज भी दुनिया में माना जाता है कि उसने अपने उस टेबल के अंदर कई ऐसी वैकेंट या खाली जगहें छोड़ी उन एलिमेंट्स के लिए जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ही प्रपोज देयर नेम एज ईका बोरॉन, ईका अल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। और उसने उसमें से कई के नाम भी दिए जैसा कि ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। और फिर आप तारीख को अगर पढ़ें और तो आप ये देख के हैरान हो जाते हैं कि फिर बाद में हिस्ट्री में इनको बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ही नाम दिए गए। तो ये जो इस तरह की इसकी एक तरह की कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन थी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने में। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द हाईएस्ट वैलेंस नंबर दैट कैन बी अटेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप।
अब जो इसके अंदर ग्रुप नंबर थे वो ये इंडिकेट करते थे कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैलेंसी किस एलिमेंट की है, किस ग्रुप के अंदर। तो ये उसने 1871 के अंदर अपना पीरियोडिक फंक्शन को फाइनली तौर पे जब दुनिया के सामने पेश किया, तो उसमें उसने 12 जो है वो पीरियड और 8 जो है वो ग्रुप्स या रॉस को उसने दिया। और इसमें आप अगर आप कई ऐसी जगहें देखेंगे कि उसने कई वैकेंट स्पेसेस, कई खाली जगहें छोड़ी हैं, और कई खाली जगहों में उसने सिर्फ मास नंबर लिखा हुआ है। यानी कि कई जगह आप देखेंगे कि अगर आप फोर्थ पीरियड में देखें तो आपको 44 नज़र आएगा, 72 नज़र आएगा, लेकिन 100 नज़र आएगा, लेकिन उसमें उसने उनके नाम नहीं बताए। लेकिन उसने इस तरह की कैलकुलेशन पेश करी कि यहाँ पे जब जब इस एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स आएंगे तो वो यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये उसकी एक सबसे एक बेहतरीन एक प्रिडिक्शन थी कि जब ये लॉ पेश किया गया, जब ये टेबल पेश किया गया, तो वाकई तो पूरी पूरी दुनिया का ध्यान इस टेबल पे आ गया था कि अब जो के एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होंगे तो वो इस पीरियोडिक टेबल में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, और ये पीरियोडिक टेबल ख़त्म होके एंड आउट हो जाएगा। ये उनकी एक पिक्चर है कि जो एलिमेंट्स उन्होंने अपने हाथों से लिखकर कुछ कैलकुलेशंस करनी जब उन्होंने स्टार्ट की थी, तो ये उन्हीं के हाथ की लिखी हुई पिक्चर, जिसमें उसमें उन्होंने कुछ के एटॉमिक मासेस और कुछ के फॉर्मूले वगैरह मेंशन आउट किए हुए हैं कि किस तरह उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके इस तरह के इन सब के एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए। अब हुआ ये कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई तो मेंडलीव की उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ खामियां नज़र आनी शुरू हो गई, लेकिन कई पॉजिटिव पॉइंट भी दुनिया को आगे मिल गए। वो पॉजिटिव पॉइंट क्या थे? सबसे पहले मिला उनको पीरियोडिसिटी, यानी कि उनको पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो है एक ख़ास पीरियड के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद जो है जैसे जैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ करते हैं तो वो चीज़ उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट सबसे अहम पॉइंट कि उसने कई न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन भी की। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कई ऐसे एलिमेंट जिनकी पास्ट में एटॉमिक मासेस गलत कैलकुलेट किए जाते थे तो उनके एटॉमिक मासेस को भी सही किया। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और कई एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको उनके हिसाब से अरेंज आउट किया। जो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट थे वो ये थे कि ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, कि वो हाइड्रोजन की जो प्लेस है उसको लोकेट नहीं कर पाया पीरियोडिक टेबल में, जो कि आज तक लोकेट नहीं हो पाई है। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप की कोई जगह नहीं फाइंड आउट कर पाया। प्लेसमेंट ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, प्लेसमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, ये उसके सब पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एक ब्लंडर था, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी कि उसने कई ऐसे एलिमेंट जो कि सेम थे उनको डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर दिया, और कई ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती थी उनको सेम ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को माना गया, लेकिन कुछ इस पॉइंट्स के बाद उसके इस क्लासिफिकेशन को उसके इस लॉ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आई होप बच्चों आपको अब तक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपने जो साइंटिस्ट के लॉज वगैरह अभी तक सुने तो आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और कि किस तरह साइंटिस्ट जो हैं वो इस दौड़ में लग गए कि वो इस तरह का टेबल क्रिएट कर सकें जिसमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सके। इन द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज एट होम, में अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन। जज़ाकल्लाहुल